गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अभी भी एक अजीब सी दृढ़ता छिपी थी। मोहना की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था, पर वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जब मोहना ने गुस्से में आकर कहा कि अगर उसने कभी फिर धनुष उठाने की कोशिश की, तो उसके और उस तीर के बीच हमेशा वह शख्स आएगा जिसे वह कभी अपना पति कहती थी विहान, तब गौरी की सांसें थम गई थी। मोहना ने उसका सामना करते हुए ताना मारा था, क्यों पिस रही है इनके लिए? तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी ये घर वाले तुझे अपना मानते ही नहीं, तो क्या तू खुद को इस घर की हिस्सा समझती है? लेकिन गौरी ने अपनी आवाज में ठहराव और आत्मविश्वास रखते हुए जवाब दिया, विहान मेरे पति थे। यह उनका परिवार है, तो यह मेरा भी परिवार है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। इस उत्तर ने मोहना को और भड़का दिया। उसकी आंखों में क्रूरता थी जब उसने कहा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। गौरी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। मोहना ने यह भी जोड़ दिया कि जल्द ही विहान का 25वां जन्मदिन आने वाला है, और इस बार उसकी बहन कामिनी की मां तमन्ना की इच्छा पूरी हो जाएगी। विहान पूरी तरह दावंश बन जाएगा, डायनों का राजा। इस बीच दावंश, जो अब पूरी तरह मोहना के प्रभाव में था, ने भी गौरी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम स्टोर रूम में सो सकती हो, क्योंकि एक नौकरानी के लिए वही जगह ठीक है। अब तुम इस घर की नौकरानी हो। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही प्यार भी। वह पास आई और धीमे स्वर में बोली, विहान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। ये लोग आपके अपने हैं। आपका भाई, आपकी चाची, आपकी बड़ी जीजी, ये सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आप क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? लेकिन दावंश ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मेरे कोई घर वाले हैं। मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे कुछ याद करना भी नहीं है। यह सुनकर गौरी का दिल चूर चूर हो गया। वह वहीं पास के बेड पर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था और उसके होंठों से टूटी हुई एक शायरी जैसे खुद ब खुद निकल आई। तभी बड़ी जीजी उसके पास आई, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर एक एक करके घर के बाकी सदस्य भी उसके पास आ गए। वीना, चाची और अन्य सभी, सबने उसे गले से लगा लिया, जैसे उसका दर्द सबका अपना हो। गौरी, जो अभी अभी अपमान और अस्वीकार के साए से निकली थी, यह देखकर थोड़ी चौंकी भी और भावुक भी हो गई। उसने पूछा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। लेकिन बड़ी जीजी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अच्छा, तो तू कहती है तू परेशान नहीं है। हमें झूठ मत बोल बेटा। हम जानते हैं तू अंदर से बहुत टूटी हुई है। इसके बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब यहाँ रहने का क्या फायदा है? नौकरानी बनकर जीने से तो अच्छा है तू कहीं और चली जा। हम सबने अब विहान को खो ही दिया है। अब वो वापस नहीं आएगा। डायन मोहना उसे पूरी तरह ले चुकी है। यह सुनकर गौरी ने सिर झुका लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, नहीं, उम्मीद अभी बाकी है। मैं मानती हूँ कि विहान अभी पूरी तरह दावंश नहीं बना। अभी उसमें इंसानियत बाकी है। बड़ी जीजी ने हैरानी से पूछा, तू कैसे कह सकती है कि उसमें अभी भी कुछ बचा है? गौरी ने बताया, जब मोहना ने मुझे धक्का दिया था और मैं गिर गई थी, तब मैं उसके पैरों में जा गिरी थी। और उस पल, सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए, मुझे उसके चेहरे पर वही पुराना विहान दिखा, वही जो मुझे प्यार करता था, वही जो इस परिवार के लिए परेशान होता था। उसकी आवाज में विश्वास था, जैसे वो किसी चमत्कार पर भरोसा कर रही हो। उस एक पल में मुझे महसूस हुआ कि विहान अभी भी हमारे बीच है। वो पूरी तरह से गया नहीं है। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो वो वापस जरूर आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सब एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे, मानो गौरी की बातों में कुछ तो ऐसा था जो दिल को छू गया हो। गौरी ने गहरी सांस ली और खुद को समेटते हुए खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें एक दृढ़ निश्चय की चमक थी।
उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक एक भी उम्मीद बाकी है, मैं लड़ती रहूंगी। और शायद इसी उम्मीद से ही उसकी लड़ाई अब असली रूप लेने जा रही थी, मोहना से, दावंश से और किस्मत से भी। गौरी की आंखों में उम्मीद की जो लौ जली थी, अब वह बुझने के बजाय और तेज हो रही थी। जब उसने कहा कि वह अब भी विहान को वापस ला सकती है, तो घर वालों की आंखों में भी थोड़ी सी रोशनी दिखने लगी। सभी उसकी बातों से सहमत होने लगे और बोले, हाँ, तू सही कह रही है, अगर कहीं उम्मीद है तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। तभी अर्जुन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम विहान का असली चेहरा सामने ला सकते हैं। सभी उत्सुक हो गए और एक साथ पूछ बैठे, क्या प्लान है अर्जुन? जल्दी बताओ। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, भाभी से जुड़ा है, तो घर वालों के सामने कहना थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन सबने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे शर्मा क्यों रहे हो, हम सब अपने ही हैं, बताओ ना। तब अर्जुन ने कहा, जब भी भैया यानी विहान भाभी को कुछ भी बोलते थे, चाहे वो नाचने वाली की बेटी जैसा कुछ कहें, पर उनकी नजरें हमेशा भाभी पर टिकी होती थी। उनका ध्यान हमेशा उन्हीं पर रहता था। अगर भाभी को जरा भी चोट लगती तो भैया को सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। गौरी का चेहरा शर्म और भावुकता से झुक गया। सब समझ गए कि अर्जुन का इशारा किस तरफ था। दादी ने गंभीरता से कहा, हम समझ गए बेटा, अब हमें प्लान पर काम करना है। तभी सभी ने एक मत से यह तय किया कि अगर विहान को असली रूप में वापस लाना है तो उन्हें गौरी को थोड़ा सा टॉर्चर करते हुए उसे दर्द में दिखाना होगा, ताकि वो पुराना विहान जो उसकी तकलीफ सह नहीं सकता था, फिर से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ हर्ष और बैठी एक रहस्यमय पंछी की तलाश में निकलते हैं। जब वे एक पुराने हवेली जैसे स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां के दो आदमी पंछी पर बंदूक तान देते हैं। बैठी उनकी तरफ बढ़ती है, पंख फैलाती है, जिससे वे डर जाते हैं और घबरा कर गोली चला देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि बैठी की चीख की गूंज इतनी तीव्र होती है कि गोली हवा में ही थम जाती है और उसे लगने से पहले ही रुक जाती है। बैठी शांत स्वर में कहती है, अब कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। इस बीच घर में अगली सुबह योजना पर अमल शुरू हो जाता है। रश्मि कपड़ों की एक पोटली गौरी के सामने फेंक देती है और कहती है, अब तू इस घर की नौकरानी है, ये सारे कपड़े धोना तेरा काम है। और हाँ, इमली का दाना अच्छे से निकालना आना चाहिए। फिर संध्या भी कहती है, भाभी, ये मेरे सफेद कपड़े हैं, इन्हें चमकने चाहिए। अर्जुन भी अपने हिस्से की भूमिका निभाते हुए कहता है, तुम एक चल से आई हो, मेरे कपड़ों में कोई दाग नहीं आना चाहिए। गौरी को गुस्सा आता है, वह पूछती है, तुम सब मुझे चावल वाली क्यों बोल रहे हो? रश्मि उसे समझाती है, बेटा, ये सब दिखावे का हिस्सा है, हमें डायन को यकीन दिलाना है कि हम उसकी तरफ हैं, तभी वो हम पर भरोसा करेगी और तुम्हें परेशान नहीं करेगी। गौरी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सहमति में सिर हिला देती है। वह जानती है कि यह सब एक मकसद के लिए किया जा रहा है, विहान को वापस लाने के लिए। उधर मोहना इस सब को देखकर सोचती है, सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा है। बहुत जल्द मैं गौरी और विहान के बीच हमेशा के लिए फासला पैदा कर दूंगी। सभी घरवाले अब उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब विहान बाहर टहलता हुआ दिखे। जैसे ही वो नजर आया, सबने गौरी को समझाना शुरू किया, तेरे हाथ में कपड़ों की पोटली होनी चाहिए और कमर पर ऐसे टिकाई हो कि तेरा चलना, तेरी चाल ही उसे रोक दे। तेरे हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि उसकी नजरें बस तुझ पर ही टिकी रहें, वो किसी और ना देखे। गौरी थोड़ी झिझकी, बोली, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? लेकिन घर वालों ने उसे हौसला दिया, अगर तू विहान को वापस लाना चाहती है तो तू ये जरूर कर सकती है। हिम्मत जुटाकर गौरी ने पोटली उठाई, अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकली। उसकी आंखें सिर्फ एक दिशा में थी, जहां विहान खड़ा था, और जैसे ही उसकी नजर विहान पर पड़ी, विहान ने भी उसे देखा। एक पल को दोनों की आंखें मिली, जैसे वक्त थम गया हो। विहान की आंखों में एक झलक थी उस पुराने विहान की जो उसे टूट कर चाहता था। गौरी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने खुद से कहा, अगर ये नजरें अब भी मुझे पहचानती हैं तो मेरा विहान कहीं गया नहीं है, वो यही है।
मेरे पास बस एक बार फिर से उसे जगाना है। यह शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जिसमें प्यार, पीड़ा और प्लान तीनों का संगम था। और इस बार गौरी अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका पूरा परिवार, तैयार एक बार फिर मोहना की काली दुनिया से रोशनी को वापस लाने के लिए।